आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा का तीसरा और आखिरी दिन है। पीएम मोदी आज शंघाई में हैं। शंघाई में पीएम का सबसे पहला कार्यक्रम चीन की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिलने का है। करीब 20 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात के बाद पीएम इंडो चाइना बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। दोपहर में पीएम मोदी शंघाई में चीन के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। करीब 2:30 बजे मोदी फुदान यूनिवर्सिटी में होंगे। करीब 1 घंटे बाद यानी 3:30 बजे भारतीयों के स्वागत समारोह में शामिल होने आएंगे नरेंद्र मोदी। चीन में रहने वाले भारतीय इस मौके के लिए काफी पहले से तैयारियां कर रहे हैं। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने चीन के पीएम ली केकियांग के साथ सेल्फी ली। ये सेल्फी वायरल हो गई है। इस सेल्फी को शक्तिशाली सेल्फी बताया जा रहा है क्योंकि 2 बड़े मुल्कों के पीएम एक साथ एक फ्रेम में सेल्फी में दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने टेम्पल ऑफ हेवन की यात्रा के दौरान चीन के पीएम के साथ सेल्फी ली। इस सेल्फी की जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी है। मोदी ने कहा, ये सेल्फी टाइम है, प्रधानमंत्री ली का धन्यवाद। दूसरे दिन बीजिंग में चीन और भारत के बीच $10 अरब निवेश के साथ 24 समझौते किए। इन समझौतों का असर स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेड, रेलवे के क्षेत्र में होगा। दोनों देशों के बीच नए वाणिज्य दूतावास खोलने और कुछ को अपग्रेड करने पर रजामंदी बन गई है। वोकेशनल कोर्स और स्किल डेवलपमेंट पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी को लेकर दोनों देशों में सहयोग की संभावना बढ़ी है। चीन का राष्ट्रीय रेल प्रशासन और भारत का रेल मंत्रालय मिलकर रेलवे सेक्टर में सहयोग बढ़ाएंगे। कर्नाटक और सिशुआ प्रांत के बीच सिस्टर स्टेट संबंध बढ़ाया जाएगा। सिस्टर सिटी संबंधों से हैदराबाद और किंदाओ, औरंगाबाद और दुनहुआंग और चेन्नई और चौंकिंग शहर भी जुड़ेंगे। चीन में योग कॉलेज खोलने पर भी रजामंदी हुई है। मानसरोवर यात्रा को लेकर बनी सहमति के तहत इस साल जून में ही नाथुला दर्रे का नया रूट खोल दिया जाएगा, जिसके बाद कठिनाइयों से भरी ये यात्रा पैदल नहीं बल्कि कार से भी तय की जा सकती है। नया रूट कुल 1981 किलोमीटर लंबा है। नए रूट में नाथुला तक पहुंचने के लिए सिक्किम से होकर जाना होगा। इसके लिए ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी तक जा सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटोक तक की दूरी 148 किलोमीटर है। गैंगटोक से नाथुला बस या टैक्सी से सीधे पहुंचा जा सकता है। इसके बाद चीन की सड़क से होते हुए टैक्सी या बस से सीधे मानसरोवर तक जा सकते हैं। बीजिंग में मोदी चीन की प्रतिष्ठित शिनहुआ यूनिवर्सिटी गए। यहाँ छात्रों को संबोधन की शुरुआत उन्होंने चीनी भाषा में की। प्रधानमंत्री ने कहा, इस यूनिवर्सिटी का चीन की तरक्की में बड़ा योगदान है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस यूनिवर्सिटी से निकले थे। छात्रों से मिलने के बाद मोदी टेम्पल ऑफ हेवन पहुंच गए थे। यहाँ आधे घंटे तक योगा ताइची का संयुक्त अभ्यास का कार्यक्रम चला। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को बेहद पसंद किया। बीजिंग के टेम्पल ऑफ हेवन में प्रधानमंत्री ने बच्चों से भी मुलाकात की और उनसे चीनी भाषा में बात करने की कोशिश की। मोदी बच्चों के साथ सेल्फी भी लेते नजर आए। ट्विटर पर उन्होंने मेजबान प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ सेल्फी भी शेयर की। आज लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का 1 साल पूरा हो गया है। 16 मई को आए नतीजों में बीजेपी को सरकार बनाने का स्पष्ट जनादेश मिला था। 26 मई को सरकार का 1 साल भी पूरा होने जा रहा है। सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद बीजेपी जश्न के मूड में है। सरकार के कामकाज की तमाम उपलब्धियों को बड़े जोर शोर से उठाने का फैसला किया गया है। इसके लिए नारे भी तय हो गए हैं। ये नारे होंगे, वर्ष 1, काम अनेक, मोदी सरकार, विकास लगातार। बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार है उनके मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर नेता जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मुद्रा बैंक, अटल बीमा योजना जैसी योजनाओं का प्रचार करेंगे। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। अमित शाह आज नागपुर पहुंच रहे हैं, जहां सरसंघ चालक मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होगी। भैयाजी जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात कर चुके हैं। राहुल ने तेलंगाना के सबसे पिछड़े इलाके आदिलाबाद में
12 किलोमीटर की पदयात्रा की और केंद्र से लेकर राज्य सरकार को जमकर कोसा। पहली बार सीधे तौर पर मोदी के विदेशी दौरों पर वार करते हुए कहा कि पीएम आजकल ज्यादा ही विदेश जाते हैं क्योंकि उन्हीं के अच्छे दिन आए हैं। चिलचिलाती धूप में 42 से 44 डिग्री तापमान के बीच राहुल चलते रहे। किसानों के मुद्दे पर राहुल की पदयात्रा का ये तीसरा चरण है। इससे पहले पंजाब और महाराष्ट्र में ऐसी ही पदयात्रा कर चुके हैं। राहुल की पदयात्रा से कांग्रेस में नया जोश आ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि तेलंगाना में टीआरएस की सरकार बनने के बाद से सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है। राज्य सरकार किसानों को मरहम लगाने में नाकाम रही। टीआरएस ने कांग्रेस पर लाशों की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने राहुल की यात्रा की तुलना पॉलिटिकल पर्यटन से कर दी। क्या रॉबर्ट वाड्रा इस बात से परेशान हैं कि हरियाणा सरकार ने जमीन मामले में एक जांच आयोग का गठन कर दिया है? उन्होंने फेसबुक पर जो पोस्ट लिखी है उससे ऐसा ही लगता है। वाड्रा ने लिखा है कि जांच के नतीजों को आने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस जांच का किसी सियासी बदले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के रक्षात्मक लहजे पर कोई सहानुभूति नहीं जताई, बल्कि सख्ती से कह दिया है कि अनियमितता की रिपोर्ट आई है तो जांच की आंच भी उन्हें झेलनी ही होगी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। ताजा मामला दिल्ली के कार्यकारी मुख्य सचिव बनाने को लेकर है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार की आपत्तियों के बावजूद दिल्ली की ऊर्जा सचिव शकुंतला गामलिन को प्रभारी मुख्य सचिव बना दिया है। उपराज्यपाल के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि कानूनन ऐसा करना एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने वक्तव्य जारी किया है जिसमें कहा है कि शकुंतला गामलिन प्राइवेट बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग करती रही हैं और इसीलिए उनके नाम पर सरकार को आपत्ति रही है। काला चश्मा लगाकर पीएम से हाथ मिलाना बस्तर के कलेक्टर को महंगा पड़ गया। प्रोटोकॉल के तहत इसे सही नहीं मानते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस्तर के कलेक्टर अमित कटारिया पीएम से काला चश्मा पहनकर हाथ मिला रहे हैं। नेताजी की मौत एक रहस्य थी, लेकिन अब उनसे जुड़ी हर बात एक रहस्य से पर्दा उठा रही है। इंडिया टुडे को कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं जो ये बताते हैं कि नेताजी की तथाकथित मौत के बाद उनकी आजाद हिंद फौज के नाम पर जमा किया हुआ खजाना लुटता रहा, जिसकी जानकारी नेहरू सरकार को भली भांति थी, लेकिन नेहरू सरकार ने इस लूट को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल प्रति लीटर 3 रुपए 13 पैसे महंगा हो गया है। डीजल के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 15 दिनों के अंदर दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 1 मई को दाम बढ़ाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में इजाफा होने की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जबरदस्त तंज कसा है और कहा है कि एक सीपी ने यूपीए सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया था। मोदी सरकार ने एफडीआई का सालाना नोटिफिकेशन इस साल भी जस का तस पास कर दिया है। सरकार के इस फैसले से कारोबारी तबका बेहद नाराज है। 8 जून को इस बारे में देश भर के कारोबारी एक बड़ी बैठक कर इस फैसले के विरोध की रणनीति तैयार करने वाले हैं। सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 100 करोड़ रुपए की रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए जाने के मामले में विवाद सामने आ गया है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 20 मार्च 2015 तक सैनिकों की सैलरी से ऐसा कोई दान नहीं दिया गया। सेना प्रमुख जनरल दलवीर सुहाग ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक दिन का वेतन 100 करोड़ के चेक के रूप में सौंपा था। आरटीआई कार्यकर्ता ने अब प्रधानमंत्री कार्यालय से आरटीआई के जरिए इस चेक के बारे में जानकारी मांगी है। सुनंदा पुष्कर मामले में पुलिस 3 गवाहों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है। पुलिस ने शशि थरूर के दोस्त संजय दीवान और नौकर नारायण सिंह और ड्राइवर बजरंगी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत मांगी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसे इनके बयान पर भरोसा नहीं है। पुलिस को पता चला है कि सुनंदा की आखिरी सांसें चलने तक यही 3 लोग होटल में मौजूद थे।
दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक प्रोग्राम के दौरान स्कूली छात्राओं ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ऐसे सवाल पूछे कि जिसके जवाब दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए तो सही, लेकिन ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि आखिर दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर त्यागराज स्टेडियम में बेटी सुरक्षा अभियान अब नहीं डरना प्रोग्राम में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के बारे में समझाने गए थे। छत्तीसगढ़ में शराब माफियाओं को बड़ा झटका लगा है। नेशनल हाईवे से शराब की दुकानें हटाने के लिए बिलासपुर हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश के अमल के लिए 3 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। राज्य सरकार के आबकारी विभाग से सांठगांठ कर शराब माफियाओं ने नेशनल हाईवे से दुकानें न हटाने के लिए मंजूरी हासिल कर ली थी। एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे के दोनों ओर से शराब दुकानें हटाने के निर्देश दिए हैं। एनटीपीसी को 5% अतिरिक्त शेयर बेचने के लिए मिली केंद्रीय मंजूरी के बाद कर्मचारी भड़के हुए हैं। केंद्र सरकार ने 5,700 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए एनटीपीसी को 5% अतिरिक्त शेयर बेचने पर अपनी मुहर लगा दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से एनटीपीसी में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 70% हो जाएगी। मौसम ने इस बार ऐसी पलटी मारी है कि मई के महीने से इस बार गर्मी नदारद है। आधा मई बीत गया है, लेकिन इस बार गर्मी में लू नहीं के बराबर चली है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में गर्मी तो दूर की बात है, पारा भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में आंधी पानी और धूल भरी आंधियों का दौर अभी अगले 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। उत्तर भारत के मैदानों में आंधी पानी का दौर चल रहा है, तो वहीं उत्तर पश्चिम हिमालय में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने की तैयारी कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 मई को एक मध्यम दर्जे का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में आ धमकेगा और इससे यहां बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 18 और 19 मई को कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में पुलिस के जवान पर हमला करके उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की गई है और उसे चांटा भी मारा गया। इस मामले में आरोपी हैं नगर पालिका अध्यक्ष के मित्र गुड्डू उर्फ शहनवाज। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। दमन एसपी सिंघल इस मामले की जांच कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में सीआरपीएफ ने 10 किलो वजनी टिफिन बम बरामद कर नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों ने इस टिफिन बम को कच्ची पगडंडी वाले रास्ते में लगाया था। केंद्रीय सुरक्षा बल का दस्ता बड़ी सावधानी से जंगल के भीतर दाखिल हो रहा था। उसी समय उनकी नजर जमीन के उस हिस्से पर पड़ी जहां ये बम बिछा कर रखा गया था। सीआरपीएफ के दस्ते को मौके से प्रेशर बम के अलावा डेटोनेटर और बिजली के तार भी मिले हैं। भोपाल में मजनुओं के खिलाफ अभियान चलाने वाली निर्भया पेट्रोलिंग की प्रभारी रही नमिता साहू ने महिला थाना प्रभारी प्रज्ञा आर्य पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों महिला अधिकारियों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के आला अफसरों ने एसआई नमिता साहू को निर्भया पेट्रोलिंग प्रभारी के पद से हटाकर हनुमानगंज थाना में पदस्थ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमिता साहू को खुद फोन कर निर्भया पेट्रोलिंग के कामकाज की जानकारी ली थी और अच्छा काम करने के लिए फोन पर बधाई भी दी थी। नोएडा पार्क में मां बेटे पर हुई फायरिंग के केस को सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है। घटना 24 मार्च की थी, जब मॉर्निंग वॉक कर रही महिला पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई थी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने इस केस में पति मुकेश और भाड़े के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल 3 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी मुकेश और मृतक अरुणा के बीच तलाक का केस चल रहा था। यूपी के एटा में करीब 3 महीने पहले प्राचीन जैन मंदिर से चोरी गई 5 किलो चांदी बरामद हो गई है। इस केस में 4 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। चोरों ने महावीर भगवान के चांदी के छत्र और आभूषण के साथ दान पात्र से रुपए चोरी कर लिए थे। हरियाणा के यमुनानगर में एक मेटल की फैक्ट्री के पुराने कर्मचारियों ने साथियों की मदद से फैक्ट्री में घुसकर पहले फैक्ट्री मालिक की बुरी तरह से पिटाई की और फिर जाते जाते लाखों रुपए की नकदी भी लूट ले गए। बदमाशों की यह सारी करतूत फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगीत विभाग के प्रोफेसर की छात्रा के यौन शोषण के मामले में पिटाई के बाद अब कई छात्राओं ने खुलकर प्रोफेसर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। इस बीच विभाग की वो ब्लाइंड स्टूडेंट भी मीडिया के सामने आई, जिसकी शिकायत पर विश्वविद्यालय जांच कमेटी बैठाने जा रही है। दृष्टिहीन छात्रा के पिता विश्वविद्यालय में कर्मचारी हैं। पीड़ित छात्रा का कहना है कि उसने विभाग के हेड से भी मामले की शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया था, क्योंकि वो भी आए दिन छात्राओं के साथ छेड़खानी करते रहते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में मूक बधिर महिला के साथ गैंगरेप हुआ। महिला खेत पर गई थी जब अपने आप को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताने वाले दो नौजवान उसे उठाकर ले गए और उसके साथ बलात्कार कर उसे खेत में फेंक कर चले गए। महिला का पति पुलिस के पास शिकायत करने गया तो उल्टे धमकी मिली और कहा गया कि 50,000 रुपए ले लो और चुप हो जाओ। जब गांव और आसपास के करीब 2000 लोग पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने गांव को छावनी बनाकर सभी गांव वालों को बंधक बना लिया। गांव वालों का कहना है कि मीडिया के आने पर शिकायत दर्ज की गई। कल आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में बेंगलुरु ने हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। बारिश के कारण बेंगलुरु को जीत के लिए 6 ओवर में 81 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने एक गेंद रहते हासिल कर लिया। बेंगलुरु की ओर से कप्तान विराट कोहली 19 गेंदों पर धुआंधार 44 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे, जबकि क्रिस गेल ने 10 गेंदों पर 35 रनों की तूफानी पारी खेली।